हमारे साथ जुड़ रहे हैं कासा ग्लोबल के सीईओ कुमार गौरव जी। गौरव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे शो पे। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये क्रिप्टो करेंसी बैंक का क्या फंडा है और ये कैसे ऑपरेट करेगा। सबसे पहले तो आई थिंक ये थोड़ा सा इसको क्लियर करने की जरूरत है कि ये क्रिप्टो करेंसी बैंक नहीं है, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, अब आई थिंक हम इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते कि जहां ब्लड होता है वहां उसको ब्लड बैंक कह दिया। तो ये क्रिप्टो करेंसी रखते हैं तो क्रिप्टो करेंसी बैंक हो गया। आई थिंक बैंक एक बहुत बड़ा टर्म होता है जिसके अंदर कई गतिविधियां की जाती हैं। तो यूनिकैश जो हम इंडिया में बना रहे हैं, यूनाइटेड के कैशा और यूनाइटेड की पार्टनरशिप के साथ, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट से रिलेटेड, आईएनआर से रिलेटेड जो डिपॉजिट सर्विसेज होती हैं एज अ सोसाइटी, वो दे सकता है। तो लेकिन ये जो सर्विसेज हैं ये हम अपने मेंबर्स को दे सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर 3 तरह की सर्विसेज है। एक डिपॉजिट, जैसे आप किसी भी बैंक में जाके आज आप खाता खुलवाते हैं और अपना पैसा रखते हैं, इसी तरह आप आके यूनिकैश के अंदर अपना खाता खुलवा सकते हैं, उसके अंदर आईएनआर रख सकते हैं, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कार्ड इश्यू होगा, एटीएम कार्ड, जिससे आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। प्लस डिफरेंस ये है कि अभी तक ये सारी चीजें सिर्फ आईएनआर के लिए अवेलेबल थी। अब ये सारा काम आप बिटकॉइन से भी कर सकते हैं। आप बिटकॉइन डिपॉजिट कर सकते हैं, उस डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको आप खर्च कर सकते हैं। और दूसरा जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का महत्वपूर्ण रोल होता है लेंडिंग में, क्योंकि लेंडिंग एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो जैसे हम एज अ कोऑपरेटिव, आज तक कोऑपरेटिव्स ने बहुत माइक्रो फाइनेंस किया, कोऑपरेटिव ने बहुत नीचे स्तर पे जाके लोगों को बहुत उठाया, उनको लोन दिया। तो वो लोन देने का काम जो आज तक आईएनआर में हो रहा था, वो अब हम उसमें अनसिक्योर्ड लोन भी होते थे, सिक्योर्ड लोन भी होते थे। अब यहाँ पे हम बिटकॉइन को एज अ एसेट ट्रीट करके उसके ऊपर भी आपको लोन दे रहे हैं। मतलब कि अगर आज आपके पास 10 बिटकॉइन है तो आपको ये समझने की जरूरत नहीं है अरे मैंने क्या खरीद लिया, इसको या तो मैं बेच सकता हूं, तो या मैं इसको सिर्फ रख सकता हूं, 2 ही काम कर सकता हूं। अब ऐसा नहीं रहा। अब भारत के अंदर आप उसको जिस तरह से सोने को गिरवी रख के पैसा ले सकते हैं, उसी तरह बिटकॉइन को गिरवी रख के आप पैसा ले सकते हैं। तो ये अब प्योर लिक्विड एसेट है, आपको इसको बेचने की जरूरत नहीं है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर, आपको लगता है कि बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ रही है, तो मैं क्यों उसको बेचूं? आज उसका भाव कम है, मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं बेचने के बजाय मैं उसको गिरवी रख लूं। मैं गिरवी रख के मैं कुछ पैसा ले लूं और मैं अपना काम करूं। सर, लेकिन बिटकॉइन के अगेंस्ट में लोन, आप जो प्रिंसिपल एसेट है आपका बिटकॉइन है, वो खुद ही एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है। अभी आप बिटकॉइन देखेंगे तो आईएनआर में ये 25 लाख से नीचे ट्रेड कर रहा था, कभी वो 60 लाख के ऊपर ट्रेड करता था। इसका रेट बहुत ही कम महीनों में आधा से भी कम हो गया है। तो जो एसेट इतना फ्लक्चुएट करता है, इसके ऊपर आप यदि कोई कस्टमर आपसे लोन लेता है, जब बिटकॉइन का रेट समझिए 60 लाख था, उस टाइम उसने 50 लाख लोन लिया, आज बिटकॉइन का रेट 25 लाख से भी कम हो गया, तो आप इसको इस रिस्क फैक्टर को कैसे देखते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हर लोन के लिए एक एलटीवी तय होती है, लोन टू वैल्यू। जमीन के भाव ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। वो सारे एसेट क्लास के अंदर सेम प्रॉब्लम होती है कि उनकी वैल्यू ऊपर नीचे होती है, क्योंकि वो एसेट है, उसकी वैल्यू ऊपर नीचे होगी ही होगी, ये बहुत फिक्स है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा लोन टू वैल्यू यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जब आप जमीन या सोना गिरवी रख के लेते हैं लोन, तो ऐसा नहीं होता है कि सोने का भाव अगर 50,000 रुपए चल रहा है तो आपको 50,000 रुपए लोन मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है। वो आपको लोन देता है 70%, 80% की वैल्यू का। क्यों? वो 10-20%, या अगर जमीन की एक वैल्यू है तो जमीन की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, बैंकों ने अपनी एक वैल्यू तय कर ली होगी कि भाई इस जनाब इस जमीन पे हम आपको इतना ही लोन देंगे जी। भले उसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी चल रही हो, उनको उससे मतलब नहीं है। क्यों? उसके लिए ये एक ऑफिसर तैयार होता है, वो जाता है, वो प्रॉपर्टी की वैल्यू इवैल्यूएट करता है, बहुत सारी चीजें करता है। तो यहाँ पे हमने अभी फिलहाल के लिए लोन टू वैल्यू का जो रेशियो बिटकॉइन के लिए रखा है वो 50% का रखा है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब आप लोन लेते हैं, अगर आपने 100 रुपए का बिटकॉइन रखा तो आपको लोन 50 रुपए मिलता है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड है, तो अगर इसकी वैल्यू जब नीचे जा रही होती है, तो सपोज इसकी वैल्यू 25% नीचे चली गई, तो इसका मतलब अब आपका लोन टू वैल्यू का रेशियो 50% नहीं रहा, वो ज्यादा बढ़ चुका होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी आपको 50 रुपए मिले हैं, बट आपका बिटकॉइन तो 75 रुपए के रखे हैं। अब अगर मान लीजिए आपके पास कोई एसेट था 100 रुपए का, जिसपे आपने 50 रुपए का लोन लिया,
जब उसकी वैल्यू 75 रुपए हो गई, हमने आपको बोला है कि प्लीज इसको आप और जमा करें, अदरवाइज हम आपको इसका एलटीवी इसका एडजस्ट करेंगे, सिस्टम एडजस्ट करेगा। आपने कहा नहीं एडजस्ट करिए, ठीक है। अब बिटकॉइन जब गिर रहा होगा तो आपका एलटीवी तो एडजस्ट होता चला जा रहा होगा, मतलब एक टाइम इतना आ गया होगा कि आपका पूरा लोन अपने आप खत्म हो चुका होगा। आपके पास कैश जो था वो कैश था, समझिए 50 रुपए, और आज अगर बिटकॉइन की वैल्यू 20 रुपए बची है, लेकिन आपके हाथ में तो 50 रुपए है ना। अब आप हमें वो लोन 50 रुपए लौटाने के बजाय उस 50 में से 20 रुपए में जाके वो बिटकॉइन वापस खरीद लीजिए। तो कस्टमर एक्सट्रीम केसेस में देखिए कितना इंटेलिजेंटली प्रोटेक्ट हो गया, जो अदरवाइज वो नहीं होता। अगर दो लोग हैं राम श्याम, एक के पास 100 रुपए के बिटकॉइन पड़े हैं और एक के 100 रुपए बिटकॉइन जिसने 50 रुपए का लोन ले रखा है और वो 50 रुपए खर्च कर रहा है, बिटकॉइन की मार्केट 75% गिर जाती है। राम के पास जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो कितनी बची? 25 रुपए की। 25। श्याम के पास 50 रुपए 6 महीने से एंजॉय कर रहा था, राइट, और अभी भी उसकी वैल्यू कितनी है? उसके पास हाथ में तो 50 रुपए 6 महीने पहले से पड़े हैं, उसमें से उसने 25 का अगर बिटकॉइन भी खरीद लिया तो भी 25 उसने प्रॉफिट कमा लिया इस सिस्टम की वजह से। लेकिन जो 50 आप देंगे तो जाहिर सी बात है कि आप भी उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हाँ, हम इंटरेस्ट चार्ज करें, वही तो हमारा कमाई है। वो हमारी तो उसकी जो 1% 1.5% जो भी जो हमारा इंटरेस्ट है हम वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और स्टैटिस्टिकली बहुत क्लियर रहेगा या कैसा ये इंटरेस्ट रहेगा? हमारा इंटरेस्ट जो अभी हमने तय किया है वो 12% से 18% सालाना, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्लैब में आते हैं, आप किस तरह के मेंबर हैं, आप प्रीमियम मेंबर हैं, स्टैंडर्ड मेंबर हैं, ठीक है, किस तरह के आप सर्विसेज यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो तय होगा। ये मार्जिन जो ये 12 से 18 के बीच में रहेगा। ओके। सर, अगर हम बात करें इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज की, तो शुरू से ही एक नेगेटिव माहौल बना था। पिछले साल आरबीआई ने बैंक्स को बोला था कि आप क्रिप्टो के अगेंस्ट में फंडिंग मत कीजिए, और सरकार भी अभी एक क्रिप्टो करेंसी को लेके एक बिल लेके आने वाली है, जिसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी ऑल टुगेदर बैन भी कर सकती है सरकार। तो ऐसे माहौल में आप इंडिया में जो अपना बिजनेस लॉन्च करेंगे, कैसे लॉन्च करेंगे? आप क्या ऑप्टिमिस्टिक दिखता है यहाँ पे? पहला तो आज आप देखें कि वो देश G20 के अंदर 20 देश हैं। G20 एक बड़ा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है देशों का, जिसमें से 18 देशों ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया या रेगुलेट किया। और एस्टिमेटेड हम कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर कहीं रिपोर्ट में ही हमने पढ़ा था किसी अखबार में, रियोटर्स में या किसी में, कि इंडिया के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम हम 2 बिलियन या 20 बिलियन डॉलर की कुछ बात हो रही थी, बट अगर लोअर नंबर भी पकड़ते हैं तो 15-16 हजार 20,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अगर 20,000 करोड़ रुपए आज क्रिप्टो में बैठा है, जो कि एक तरह से भारतीय इकोनॉमी के बाहर आ चुका, वो आपके वॉलेट में पड़ा है ना, वो किसी तरह भारतीय इकोनॉमी के योगदान में काम कर रहा है। अगर हम किसी तरह उस वैल्यू को वापस ले आए इकोनॉमी में, तो ये इकोनॉमी के लिए भी विन विन होती है, इंस्टेड ऑफ कि बस हम उसको पड़ा पड़ा देख रहे हैं। तो इन सब चीजों को रखते हुए कि हम एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हम जनता को वो दे रहे हैं जिससे वो उनका भी फायदा हो रहा है, हम वो काम कर रहे हैं जिससे समाज का भी फायदा हो रहा है, तो हम अपनी तरफ से सारे बिंदुओं को देखते हुए इसको लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर कल को सरकार कहती है कि नहीं ये हमारे इकोनॉमी के लिए घातक है, हमें इसको बैन करना है, तो ठीक है। अब सरकार का अगर वो नियम है तो हमने तो एज ए इनोवेटर, एज ए एंटरप्रेन्योर हम पॉजिटिव चीजों को लेके चलेंगे। अगर कार का इन्वेंटर हूं तो मैं अगर पहले दिन ये सोचूंगा कि इस कार से लोग इतने मरेंगे एक्सीडेंट्स में, तो हो गया हमारा इन्वेंशन। आज दुनिया में जितने लोग कोरोना से नहीं मर रहे, कितने लोग कोरोना से मरते हैं, उतने ही एक्सीडेंट से रोज मरते हैं। जितने लोग अभी तक वॉर से नहीं मरे होंगे, उतने तो रोज इंडिया में एक्सीडेंट से मरते होंगे। तो इसका ये मतलब है कि हम कार बैन कर दें? इन्वेंशन के हमेशा दो रूप होंगे, समाज की भलाई में भी यूज होगा, उसके कुछ घातक परिणाम भी होंगे। उन घातक परिणाम को रोकने के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए जाते हैं। यही काम सरकार को यहां भी करना होगा, देर या सवेर। सर, तो इंडिया में आने के पहले आपने इंडिया का मार्केट का कोई सर्वे किया होगा, जायजा लिया होगा, समझा होगा कि सर कितना मैच्योर्ड है इंडियन मार्केट इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, कितना बड़ा साइज है
और इस साइज का Yes. कितना मार्केट शेयर आप एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया में बिजनेस करने जाएंगे तो? ओके यदि इंडिया के आंकड़ा अंदर हमें अगर बताएं तो। हाँ, इंडिया के अंदर नंबर जो कुछ आंकड़े हमारे पास आए, क्योंकि इनडायरेक्टली आप देखें तो हम इंडियन मार्केट में प्रेजेंट हैं, हम बस जनता के सामने नहीं थे, बट ये जो इंडिया के अंदर सारे एक्सचेंजेस बिजनेस कर रहे हैं उनके पीछे हम थे। तो उस तरह से हम वहां प्रेजेंट थे, हमें नंबर्स एज अ बैंकर हम सारे इंफॉर्मेशन मांगते हैं अपने क्लाइंट से। तो इंडिया के अंदर करीब आज के अंदर एस्टिमेटेड करीब 1.5 करोड़ लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्योंकि आपने मैच्योरिटी की बात करी, तो यहाँ पे दो काम होगा, एक तो जो एग्जिस्टिंग 1.5 करोड़ लोग हैं और नए लोगों को प्रोत्साहित करना, उनको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मतलब जो भी सही गलत है उनको बताना एक सही तरीके से। तो इसमें हम दो तरह से काम कर रहे हैं, एक तो जो हमारे जितने एग्जिस्टिंग एक्सचेंजेस हैं हम उनके साथ टाई अप करके उनके कस्टमर को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक्सचेंज के कॉम्पिटिटर तो है नहीं, हम तो अलग तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। एक्सचेंज का काम होता है एक्सचेंज करना, उस पे लोग बैठ के दिन भर ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं। हम आपको बैंकिंग के अंदर दे रहे हैं, इंडिया आईएनआर के अंदर हम आपको अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हैं। आईएनआर के अंदर हम डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या पोर्टफोलियो उसके अप टू 9% तक सालाना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर बैंकों की देखिए बात करें तो करीब 7-7.5% तक है। तो 1-1.5% जहां भी, क्यों, क्योंकि हमारे लेंडिंग की तरफ भी रेट थोड़े हाई है, 12 से 18%। तो उसको हम इस कम्युनिटी में दोनों तरफ एडजस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहीं से हम कमाते हैं, वहीं से हमें देना होता है इंटरेस्ट। एक बिजनेस मॉडल होगा ना, ये बिजनेस मॉडल हमें बनाना। अगर हमने कह दिया हम 10% इंटरेस्ट देंगे, लेकिन सवाल ये आएगा भाई कहां से दोगे, कमा कहां रहे हो, राइट? तो ये एक बड़ा ट्रांसपेरेंट बिजनेस मॉडल है और हर चीज ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है। सर, तो अब जो इंडिया में आप 1000 ब्रांचेस ऐसी खोलने की बात कर रहे हैं यूनिकैश की, तो इसके लिए आपने कोई आरबीआई वगैरह से अप्रूवल लिया है? आपके पास सारा अप्रूवल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल्स है बिजनेस करने के लिए, और कितना जल्दी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले ये यूनिकैश की जो अभी ब्रांचेस हैं हमारी, सिर्फ हम 3 राज्यों में खोल सकते हैं। इसीलिए अगर आपने देखा तो जो हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया जहां हमने ब्रांचेस खोली, मैंने सूरत, जयपुर और दिल्ली कहा, जो कि हमने इस इंटरव्यू में बहुत क्लियर स्टार्टिंग में किया था कि हम 3 राज्य में ही अभी कर सकते हैं। तो जो ब्रांचेस भी अभी खुलेंगी वो इन्हीं 3 ब्रांचेस में खुलेंगी, और जैसे जैसे हमारा बिजनेस इंडिया में ग्रो होगा हम इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सर, इसमें कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि इज इट आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक कोई भी बैंक होता है, यदि आप पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, लोन देते हैं, तो ज्यादातर ये बैंकिंग के तहत आरबीआई के अंडर में आना चाहिए। लेकिन चूंकि आरबीआई क्रिप्टो के खिलाफ है, ऐसा कहना है, मानना है लोगों का, कि इसलिए इस प्रोसेस को आप सरकमवेंट करके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के पास जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ऐसा कोई रोकथाम नहीं है। बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। एज अ एंटरप्रेन्योर हमारा काम ही यही है कि हम जो कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट, की कहां से हम, हमारा 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 उद्देश्य आरबीआई से डील करना या सरकार से डील करना नहीं है। हमारा उद्देश्य एज अ स्टार्टअप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। उस प्रॉब्लम को हम इंटेलिजेंटली, कम खर्च में, ज्यादा एफिशिएंटली जहां सॉल्व करे, स्टार्टअप तो इसी का नाम है। तो मैं कह रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, बेसिकली दे आर द वन हु आर लाइक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे जुड़े होते हैं, और बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो कंप्यूटराइज भी अभी तक नहीं हुआ है। और जी आप जिस एसेट क्लास की बात कर रहे हैं, ये हाईली डिजिटल क्लास एसेट है, और इसके इन्वेस्टर्स भी काफी टेक सेवी हैं, जो लोग ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं क्रिप्टो करेंसी, जो लोग बहुत ही जानते हैं। और इसको, जो ये मिसमैच है, बहुत बड़ा एक मिसमैच है, इसको आप कैसे इस गैप को पूरा करेंगे? तो इसी गैप को पूरा करने के लिए तो हमें कैशा और कैशा की टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी इंडिया में। दूसरा, हम, जैसे आपने खुद ही कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑनलाइन डिजिटल नहीं काम करती हैं, तो यूनाइटेड एक ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि अब डिजिटली काम कर रहा होगा। आप अपने खाता ऑनलाइन घर बैठे अपने आप से खोल रहे होंगे। तो एक तो वो तो टेक्नोलॉजी की मदद से जो जितना हम गैप पूरा कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, और यहीं पे कैशा अपना रोल प्ले कर रहा है कि क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं किस तरह से। दूसरा, हाँ, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया है। यही तो क्वालिटी हमें चाहिए। हमें ऐसे लोग भारत के अंदर चाहिए जिन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन उस ग्रास रूट लेवल पे किया है, क्योंकि आज हमें फिर से क्रिप्टो को उस ग्रास रूट लेवल पे लेके जाना है
लेकिन ग्रास रूट लेवल अभी वो आदमी नहीं है, अभी तो टेक सेवी और जो सक्षम लोग हैं वही है। आज तो हमारे पिताजी ही ग्रास रूट लेवल के बंदे हैं, अगर उनको बिटकॉइन मुझे समझाना हो तो। अब किसके करेक्ट, पास इतना पेशेंस है जो उनको समझा सकेगा? करेक्ट। तो ये तो वो लोग हैं ना जिन्होंने ग्रास रूट लेवल पे, मतलब बिल्कुल मैं इनको गलत तरीके से नहीं कर रहा हूं, बट ऐसे लोगों तक फाइनेंशियल इंक्लूजन पहुंचाया जो कि बिल्कुल अनपढ़ थे। आज फिर से वो है, हमारे पिताजी बिल्कुल अनपढ़ हैं बिटकॉइन में। तो 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 वो दूसरा एक उस जगह चैलेंज पे। आ सकता है, जो जो ट्रेडिशनल बिल्कुल बैंकिंग होते हैं उनका एक ट्रस्ट होता है, एसबीआई हो गया या प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हो गए, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या कोई भी आप बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक की बात कर लें। बट एक कोऑपरेटिव में वो ट्रस्ट फैक्टर का एक प्रॉब्लम आ जाता है बिकॉज ऑफ कोलैप्स ऑफ लॉट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन द रिसेंट पास्ट। एक ट्रस्ट डेफिसिट है कोऑपरेटिव्स को लेके इंडिया में। तो उस चैलेंज को आप कैसे एड्रेस करेंगे? बिल्कुल, वो बिल्कुल मैं मानता हूं कि कॉपरेटिव्स के अंदर वो है। इसी के लिए हमें जो हमने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है कॉपरेटिव्स के साथ काम करने का, जैसा मैंने बताया कि जिन्होंने मिनिमम 10 साल बिना इंटरप्शन के काम किया हो और 500 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस किया हो, जिन्होंने लोन अच्छा दिया है और सारी चीज, ताकि हमें पता हो कि दे आर कैप, कि वो लोग कैपेबल हैं अपने कॉपरेटिव्स को चलाने के लिए। ताकि हम अपनी ट्रेनिंग, अपनी टेक्नोलॉजी वहीं पे इस्तेमाल करेंगे जहां पे कुछ जहां पे कुछ सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सच बोले तो यदि कासा ये जैसे बिटकॉइन के लिए आप कर रहे हैं, पहले जैसा कि यदि देखा जाए तो गोल्ड लोन में मुथूट एंड मन्नापुरम वे द पाइनियर्स ऑफ गोल्ड लोन। लेकिन आज के डेट में सारे ही गोल्ड लोन दे रहे हैं, सारे नेशनलाइज बैंक से प्राइवेट बैंक से, एवरीबॉडी फॉलो देयर बिजनेस मॉडल एंड देयर ऑफरिंग गोल्ड लोन। बिल्कुल तो बिल्कुल यू सही कैन, बात, तो ये सेम होगा कैशा के साथ। हमारे हाँ दर्शकों को ट्रस्ट दिलाने के लिए एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे, यदि आप कासा ग्लोबल के बारे में कुछ बता सकें कि ये क्या है, इज इट अ कंपनी? यदि कंपनी है तो ये कहाँ पे बेस्ड कंपनी है, कितना बड़ा आपका साइज है, टर्नओवर है, आप ग्लोबली क्या काम करते हैं? इंडिया में तो यूनिकैश के नाम से आप आ रहे हैं, लेकिन यदि आपका ग्लोबल जो फर्म है उसके उसके बारे में इंफॉर्मेशन यदि आप हमारे दर्शकों को बताएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाए। बिल्कुल, इसीलिए डे वन ही हम डायरेक्ट लॉन्च करने के बजाय हम इसको, पहला काम हम जो कर रहे हैं, हम जनता तक, उन जो 1.5 करोड़ जनता जो ऑलरेडी ट्रेडर है, हम उन तक पहुंच रहे हैं। और कैसे पहुंच रहे हैं? हम एग्जिस्टिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस के माध्यम से पहुंच रहे हैं कि एक्सचेंजेस ही इसको प्रमोट करें, ताकि उनका जो इनबिल्ट ट्रस्ट है कि भाई वो हम वहां पे लेवरेज कर पा रहे हैं। ये एक पार्ट ऑफ बिजनेस मॉडल। दूसरा, कैशा की अगर हम बात करें तो कैशा फाइनेंशियल सर्विसेज में 2017 से है। बट क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो हमने नोटिस करी और जिसके लिए हमने फाइट करी 2019 तक, बैंकों का क्रिप्टो कंपनी, जो क्रिप्टो कंपनीज होती हैं उनके उनके जो उनका रवैया होता है, उनका अकाउंट बंद कर देना, उनको अकाउंट नहीं चलाने देना, बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं थी, इंडिया के अंदर तो आज है, ये यूरोप में भी थी, यूएस में भी थी, यूके में भी थी। तो जो प्रॉब्लम्स बैंक्स ने क्रिएट करी, वहीं हमने अपॉर्चुनिटी देखी और हमने वहां से धीरे धीरे इसको किया। बहुत सेम हमें प्रॉब्लम हुआ करती थी, 6 महीने साल भर हमें लग गए लोगों को ट्रस्ट दिलाने में कि नहीं, आप हमारे साथ अपना पैसा रख सकते हैं, आप अकाउंट खोल सकते हैं। धीरे धीरे करके ट्रस्ट बिल्ड हुआ। आज क्रिप्टो के अंदर 250 से ज्यादा ब्रांड जो कि रिटेल सर्विसेज देते हैं, आज अपना अकाउंट हमारे साथ रखते हैं बेफिक्र। कॉइन डीसीएक्स ने $50 मिलियन रेज किया है इंडिया के अंदर, 500 करोड़ के ऊपर। आज वो अपना पैसा हमारे साथ रखती है। तो वही मैंने कहा, ये ट्रस्ट धीरे धीरे बिल्ड होता है, और आज क्योंकि हमने वो ट्रस्ट इंडस्ट्री के अंदर बिल्ड किया है, अब हम उसको पर्सनल की तरफ लेके जा रहे हैं, जहां पे थोड़ी सी मार्केटिंग और ब्रांडिंग की अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। और इसलिए हमने इंडिया को पहला चूज किया, और ये ब्रांचेस का सिस्टम हम वहां लेके आ रहे हैं। तो B2B बिजनेस में सारे एक्सचेंजेस आपके पास अपना अकाउंट्स रखते हैं, पैसा रखते हैं, तो ओवरऑल आपके पास कितना का डिपॉजिट्स आप मैनेज करते हैं? एक सेंस यदि हमारे दर्शक को बता पाएं। अगर हम भारतीय रुपए में बताएं तो अगर उन 250 अकाउंट्स को, अगर सिर्फ हम क्रिप्टो की बात करें तो उन 250 अकाउंट्स को अगर हम मिला के कहें
तो पिछले साल का जो हमारा मूवमेंट था वो करीब 14,000 करोड़ के आसपास का था। 14,000 करोड़ एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बैंक सारी जो पैसा हमारे नेटवर्क के थ्रू मूव हुआ। अगर हमारे डिपॉजिट की बात करें तो हमारे यूएस डॉलर अकाउंट में वी आर टॉकिंग समथिंग, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा डिपॉजिट है वो हमारा यूरो में होता है, जहां हमने स्टार्ट की थी अपने सर्विसेज। अगर एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम डिपॉजिट्स की बात करें तो वो 400 से 500 करोड़ के आसपास का होता है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुमार साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और बहुत मुबारक हो आपको ये आपका नया लॉन्च। जल्दी आशा करेंगे कि आप इंडिया में लॉन्च करें, और फिर हम आपसे बात करते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।